हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 अकाउंट का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल्स। पहले चैप्टर समझने से पहले अपने स्टोरी समझते हैं। देखिए, एक मिस्टर राहुल नेरुका करके एक पर्सन है जिनके पास पहले से पड़े हुए हैं 1 लाख रुपए। उनने कोई से कर्जा लिया है 50,000 का, मतलब क्रेडिटर्स लोन 50,000 के लिए, और बिल्डिंग है 2 लाख की, लैंड 30,000 की है, फर्नीचर 10,000 के, डेटर 50,000 के, व्हीकल 4,000 के। अब वो पर्सन ही वांट्स टू स्टार्ट बिजनेस, और अब बिजनेस चालू करना चाहते हैं। उनके पास है ना, जो बिजनेस चालू करने वाला उसके पहले से स्टॉक थोड़ा पड़ा हुआ है 50,000, इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। वो 1 लाख रुपए का माल खरीद के लेके आए, परचेस करके आए। वो परचेस कर रहे थे, उस टाइम पे एक्सपेंस हुए थोड़े, जैसे कि वेजेस, कैरेज, इनवर्ट, रेलवे फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, हर एक का खर्चा 5,000 रुपये आया। परचेस रिटर्न करी उन्होंने कोई माल ख़राब होगा जैसे कि 10,000। फिर बेचा कितने में, सेल करा तो 3 लाख रुपए में, और सेल्स रिटर्न 30,000 रुपये में। एडवर्टीजमेंट 5,000 का खर्चा आया, टेलीफोन एक्सपेंस, कैरेज, आउटवर्ड ऑफिस एक्सपेंस, सैलरी टू एम्प्लॉय, कमीशन, ऐसे सारे खर्चे हुए। और कुछ जैसे रिसीव हुआ, जैसे कमीशन रिसीव हुआ और डिविडेंड रिसीव हुआ। चलो अब देखते हैं 11th में आपने करा क्या अभी तक। ये सब की एंट्री दी थी फाइनल अकाउंट्स के अंदर। एक बार उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखो एंट्री कैसे दी जाती है। सबसे पहले कोई पर्सन धंधा चालू कैसे करता है, तो पहले तो कहीं से पैसे लेके आता है। तो वैसे मिस्टर राहुल नेहरू का भी पैसे लेके आए थे। सबसे पहले कैपिटल, देखो बैलेंस शीट के अंदर पहले यहाँ पे ये गलती से पर्टिकुलर लिखा गया, यहाँ पे लाइबिलिटी आएगी, लाइबिलिटीज़, और एक साइड होती है यहाँ पे असेट्स की होती है। चलो लाइबिलिटी मतलब वो पैसे लेके आए कौन कौन से, जैसे कि उसके पास कैपिटल के थे, यहाँ पे अभी नाम नहीं आएगा, सिंगल पर्सन है ना, इसके लिए सीधा आएगा 1 लाख रुपया। फिर क्रेडिटर्स कितने के हैं, 50,000 के। नेक्स्ट लोन, लोन भी लाइबिलिटी है, कितनी, 50,000। और बिल्डिंग, चलो अभी अपनी असेट्स है। बिल्डिंग कितने की बिल्डिंग है, 2 लाख रुपए की। फिर लैंड, लैंड है 30,000 रुपये की। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर है 10,000 रुपया। और डेटर, डेटर है 50,000 के। फिर व्हीकल, व्हीकल है 4,000 के। ये अपनी असेट्स हो गई। चलो अब मिस्टर राहुल नेहरू का अब धंधा चालू करने के लिए पहले तो माल लेके आएंगे। पहले उनके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कहाँ आती थी, अपनी ट्रेडिंग P&L अकाउंट में, इस साइड आती है टू ओपनिंग स्टॉक। पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है कितने का, 50,000 रुपये का। नेक्स्ट परचेज, परचेज करी है 1 लाख रुपए की, पर मैं अंदर इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि परचेज रिटर्न दिया हुआ है इसके लिए। नेक्स्ट अब आता है एक्सपेंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस परचेज रिटर्न, और जब आएगा तो उसकी मैं एंट्री दे दूँगा। चलो फिर देखो, जब परचेस करते हैं अपने गुड्स, तब कोई भी एक्सपेंस होता है तो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में उसकी एंट्री दी जाती है, मतलब ये पार्ट के अंदर दी जाती है। तब जाके अपने को ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस मिलता है। चलो नेक्स्ट, तो खर्चे कौन कौन से हुए, टू वेजेस, माल चढ़ा रहे तो वेजेस गिनाएगा, इसलिए यहाँ पे आएगा। हर एक का 5,000 रुपये बोला था तो कहाँ 5,000। नेक्स्ट टू कैरिज इनवर्ड, याद रखना कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, पर कैरिज आउटवर्ड वो नहीं, वो उसमें आएगा P&L, इस ए पार्ट के अंदर आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जब माल अपने ख़रीदते हैं, परचेस करते हैं, उस टाइम पे जो भाड़ा लगता है टेम्पा का, उसको बोलते हैं अपने कैरिज इनवर्ड, मतलब गुड्स खरीदते टाइम खर्चा हुआ है। और जब अपने गुड्स सेल्स करते हैं उस टाइम पे जो एक्सपेंस भाड़े का होता है उसको कैरिज आउटवर्ड बोलते हैं, मतलब माल बेच रहे उस टाइम पे खर्चा हो रहा है, और जब माल खरीदते टाइम कोई भी खर्चा होता है वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, याद रखना। नेक्स्ट फिर आता है रेलवे फ्रेट। चलो रेलवे फ्रेट मतलब कितने का है, वो भी 5 है, वो भी इधर ही आता है, याद रखो एंट्री। और एक ऑक्ट्रॉय की एंट्री याद कर लो। अब ये है ना एकदम बेसिक एंट्री, इसका मैंने सिलेक्ट करी है कि ट्रेडिंग अकाउंट में ये सभी आती थी। नेक्स्ट अब परचेस रिटर्न, देखो मैंने जगह छोड़ के रखी थी। परचेस रिटर्न है 10,000 रुपये का, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 10,000 रुपये। अब मेरी परचेस कितने की बचेगी, 90,000 रुपये की। नेक्स्ट अब आता है सेल। चलो
इधर देखो, सेल की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी, इधर डेबिट साइड है और अपनी क्रेडिट साइड है। सेल कितने का है? 3 लाख का। इसको भी इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें से अपने को सेल्स रिटर्न उसको माइनस करना है, तब जाके अपने को नेट सेल मिलेगा। सेल्स रिटर्न है 30,000 रुपये का, तो अपना सेल्स कितने का होएगा? 2,70,000 का। नेक्स्ट, अब आता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। देखो ये इतना पार्ट को ट्रेडिंग अकाउंट बोला जाता है, यहाँ से ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। जो एक्सपेंस आएंगे वो यहाँ पे डेबिट करे जाएंगे और कोई रेवेन्यू होएगी उसको यहाँ पे क्रेडिट करी जाएगी। तो पहले दिया है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपना एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड आएगा 2। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितने का हुआ? 5,000 का। नेक्स्ट, फिर टेलीफोन एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस कहाँ आएगा? वो भी इधर ही आएगा। कोई भी एक्सपेंस वो यहाँ पे लिखे जाता है अपने को। कितने? 2,000। देखो कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है, क्यों मैंने यहाँ पे नहीं लिखा? याद रखो, माल बेचते तब खर्चा, कोई भी एक्सपेंस हमेशा यहाँ लिखा जाता है, पर जब गुड्स परचेस करा जाता है तब कोई भी एक्सपेंस होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, याद रखना। इसलिए कैरेज आउटवर्ड कहाँ आएगा? इस साइड आएगा। कितने का दिया हुआ है? 3 लाख। नेक्स्ट, ऑफिस एक्सपेंस, वो भी कहाँ आएगा? इधर है। ऑफिस एक्सपेंस कितना? 2 लाख। नेक्स्ट, सैलरी। सैलरी भी अपना एक्सपेंस है, कितना दिया हुआ है? 50,000। 50 नहीं, सॉरी, 5,000। नेक्स्ट, कमीशन, वो भी इधर ही आएगा, कितना? 10,000। नेक्स्ट दिया हुआ है कमीशन रिसीव्ड। चलो कमीशन रिसीव्ड कहाँ आएगा? सामने आएगा इधर। याद रखो, कोई भी एक्सपेंस इधर आता है और कोई भी रेवेन्यू यहाँ पे आता है। परचेस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस ये पार्ट में आएगा। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न यहाँ पे आएगा। ये मैं तुम लोग को एंट्री याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, जो एंट्री सबसे मोस्ट टाइम पे एग्जाम में आती ही इसके लिए। चलो, बाई कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव कितने का हुआ है? 5,000 का। और बाई डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव कितने का हुआ है? 2,000 रुपये का। चलो इतना करते थे, आपने अकाउंट सब क्लोज कर लेते एक बार। चलो यहाँ का टोटल हो रहा है 2,70,000 और यहाँ का हो रहा है 2,70,000। नेक्स्ट, जब इधर का टोटल ज़्यादा हो रहा था इधर लिख दिया, और माइनस करने पे अमाउंट अपनी आ रही है 1,10,000। ये जो आई अमाउंट इसको बोलते हैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, इसको शॉर्ट में जीपी बोलते हैं। जो आगे यहाँ पे जाएगा इसको लिखेंगे बाई जीपी। 1,10,000 प्लस करेंगे इसको 1,10,000 और 5 1 16 और 2 करेक्शन कर लेते थोड़ा। एक कमीशन रिसीव वो 5 नहीं 8,000 यहाँ पे। चलो टोटल कर लेते, इधर टोटल होएगा 1,21,000, 1,21,000। वो यहाँ पे लिख देंगे अपने 1,21,000। और जब अपने अमाउंट को माइनस करेंगे तो अपनी अमाउंट आ रही है 94,000, जिसको बोलेंगे अपने टू नेट प्रॉफिट। सिंपली क्या चीज़ हुआ अभी तक में? अपने इतने का माल लेके आए और इतने सारे एक्सपेंस हुए, ठीक, और इतने माल अपने ने बेच दिया, तो जितने भी पैसे मिले, टोटल जितने भी पैसे मिले उसमें जितने पैसे अपने चले गए, जितने बच रहे उसको ही अपने प्रॉफिट बोलेंगे ना। यहाँ तक मिलता है अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। फिर आगे जाके पता चलता है कि और भी एक्सपेंस हुए थे, ये रहे, उसको माइनस कर दिया अपने ने, तो एकदम परफेक्ट नेट प्रॉफिट जो एक्चुअली प्रॉफिट हुआ है ना वो मिल जाता है यहाँ पे आके। जो 94,000 का हुआ है उसकी नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे आ जाती है 94,000। यहाँ पे लिखेंगे अपने नेट प्रॉफिट लिख देंगे, और जब इसका प्लस करेंगे तो आ रहा है 2,94,000, और वही सामने भी आ जाएगा 2,94,000। चलो इतनी चीज़ें अपने 11th में कर रहे थे जो एकदम बेसिक थी, जो एक बार तुमको सिर्फ मैंने रिवाइज करवा दी। चलो अब 12th में करना क्या है वो देख लो। अभी तक तो सिर्फ मिस्टर नरू का ही थे, अब क्या होगा? अब आने वाले हैं मिस्टर अर्जुन यादव।
अब समझ लो दो दो जन मिलकर कोई धंधा चालू कर रहे हैं, बस ये चीज़ को बोलते हैं अपने पार्टनरशिप बोलते हैं। तो क्या लगता है क्या होता होगा? तो कुछ नहीं, कैपिटल है ना, और दो जन लेके आएंगे, फिर जो भी प्रॉफिट होएगा या फिर जो भी लॉस होएगा वो ये दो जन में बांटा जाएगा, ना किसी मिस्टर राहुल नेहरू का लेंगे। बस इसको पार्टनरशिप बोलते हैं। चलो थोड़ी थियरी देख लेते हैं अपने जो चैप्टर से रिलेटेड है। देखो सबसे पहले मीनिंग देख लो, किसको बोलते हैं पार्टनरशिप। देखो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, सीधी सी बात, दो या उससे ज़्यादा जन मिलके काम करते हैं उसको पार्टनरशिप बोलते हैं अपने, बस सिंपल भाषा में। देखो पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, कि जो ऐसे पर्सन है जिनने पहले से ही एग्री कर लिया है कि जो प्रॉफिट या लॉस होएगा वो शेयर करने के लिए। जो धंधा चल रहा है कैसे चल रहा है, कैरिड ऑन बाई ऑल, कहाँ तो सब चला रहे, या फिर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर सबके बदले में कोई एक पर्सन चला रहा है। वैसे धंधे के अंदर जो मेन मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट रहता है और वो शेयर करने का, इसको अपने पार्टनरशिप बोलते हैं। ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी जो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से है। अब उसके देखते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सबसे पहला आता है टू और मोर पर्सन। देखो याद रखो पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम कितने होने चाहिए, सबको पता है 2 पर्सन होने चाहिए। मैक्सिमम के लिए कोई एक्ट में कुछ बोला नहीं गया है, पर अपनी गवर्नमेंट ने फिक्स करा है कितने होने चाहिए, तो 50 होने चाहिए। याद रखना किसको तुम पार्टनर नहीं बना सकते हो, 3 पर्सन को तुम पार्टनर नहीं बना सकते हो। सबसे पहला एक अनसाउंड माइंड पर्सन को, मतलब पागल इंसान को नहीं बना सकते हो। दूसरा जो इंसान माइनर है, मतलब बिलो 18 एज जिसकी नहीं हुई है वो। नेक्स्ट तीसरा जो डिसक्वालीफाइड बाय लॉ है, कि लॉ ने मना कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल चोर, उनको अपने नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट फिर आता है अग्रीमेंट। कभी भी कोई पार्टनरशिप में कोई भी पर्सन एंटर होते हैं तो एग्रीमेंट के थ्रू होते हैं। एग्रीमेंट कहाँ तो ओरल फॉर्म में हो सकता है या फिर रिटर्न फॉर्म में हो सकता है। देखो ओरल फॉर्म या फिर रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऊपर से समझी जाती है और एग्ज़ाम में हेड पॉइंट वो ज़रूरी होते हैं और अपने हिसाब से ब्रीफ में अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। तुम लोग पार्टनरशिप कर रहे हो, उसका मेन रूल क्या है, एक तो बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस का मेन जो मोटिव है ना, मतलब गोल, वो क्या होना चाहिए, तो प्रॉफिट का होना चाहिए। नेक्स्ट शेयरिंग और प्रॉफिट। पहले से ही पार्टनरशिप में डिसाइड होता है कि कैसे प्रॉफिट को शेयर करना है, या फिर लॉस हो रही तो उसको भी शेयर करना है। कहाँ तो इक्वल प्रपोर्शन में हो सकता है या फिर कैपिटल के प्रपोर्शन में होता है। ये डिसाइड कौन करता है, पार्टनरशिप डीड ये डिसाइड करती है। पार्टनरशिप डीड क्या है वो अपने आगे सीखेंगे। फिर आता है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल मतलब ऑनर और एजेंट का क्या रिलेशन है। इस केस में ऐसा माना जाता है कि जो एजेंट है उसको ही ऑनर माना जाता है। जैसे कि कोई पार्टनरशिप के अंदर 10 जन काम कर रहे हैं, एक ने ना बोल दिया और बाकी सब हाँ बोल रहे थे, तो 9 को इसकी बात माननी पड़ेगी। इसको बोलते हैं कि एजेंट ही वो ऑनर है। नेक्स्ट बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये तो डेफिनेशन में भी देखा कि बिजनेस कहाँ तो सबके द्वारा चलाया जा रहा है या फिर हर एक जन है उनके थ्रू, सिर्फ एक ही जन को बोल दिया कि अब तू ही हैंडल करेगा, तो भी उसको पार्टनरशिप ही बोली जाता है। नेक्स्ट नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। धंधा देखो अपना जो बिजनेस है, धंधा है और पार्टनरशिप, इसको अलग नहीं बोला गया है। पर रियल में देखने जाएं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। उसके हिसाब से इन इन दोनों को अलग बोला गया है। किसको, तो बिजनेस को, और जो पार्टनरशिप है पर्सन को अलग बोला गया है। जैसे कि अगर ड्राइंग भी करता है कोई पर्सन, पैसा लेके जाता है, उसकी भी एंट्री अंदर देनी पड़ती है। नेक्स्ट फिर आता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। बाई चांस ऐसा होता है कि सब पार्टनर्स हैं और उनने लॉस कर लिया, लॉस ज़्यादा ही हो गया, 2 लाख रुपए का हो गया लॉस, और फिर जो बिजनेस की लायबिलिटी थी, असेट्स थी, उनको ही बेच दी, फिर भी कर्जा नहीं हो रहा है। तो जो पार्टनर्स जैसे कि 10 पार्टनर थे, उनको अपने घर की असेट्स भी बेच के ये कर्जा ख़त्म करना रहता है। इसको बोलते हैं अपने अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है राइट्स ऑफ पार्टनर, के पार्टनर के कौन कौन से राइट्स हो सकते हैं। तो पहला राइट होता है शेयर पीएनएल इन एग्रीड रेशियो, कि पहले से जो पीएनएल का रेशियो नक्की होता है उसके हिसाब से
प्रॉफिट जो भी होता है उसमें बांटा जाता है। नेक्स्ट, टू टेक पार्ट इन मैटर ऑफ बिजनेस, के कोई भी मैटर में आराम से पार्ट ले सकता है, उसका हक है जानना कि क्या बातें चल रही हैं। टू इंस्पेक्ट एंड हैव कॉपीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कि बुक को अकाउंट को चेक कर सकता है या फिर उसकी कॉपी भी खुद रख सकता है। नेक्स्ट, टू डी सेल और न्यू पार्टनर, कि कोई नया पार्टनर अगर बिजनेस के अंदर एंटर हो रहा है तो उसको एंट्री नहीं भी डी सेलो भी कर सकता है। नेक्स्ट, जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसका पार्टनर एक जॉइंट ओनर होता है। नेक्स्ट, इफ़ ही गिव्स लोन टू फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उसका हक है वो 6% इंटरेस्ट रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट, इफ़ ही पे एक्सपेंस बिहाफ ऑफ फर्म आफ्टर ही रिकवर फ्रॉम फर्म, कि कोई भी पार्टनर अगर फर्म के बिहाफ में अगर कोई एक्सपेंस कर दे रहा है तो बाद में वो रिकवर करने का उसका राइट्स है। नेक्स्ट, रिटायर आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, कि कोई पार्टनर को अगर रिटायर होना है तो एक नोटिस दे के वो रिटायर हो सकता है, वो पार्टनर का हक है। अब आता है पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड में फॉलोइंग कंटेंट है ना, ये इतना डिसाइड होता है, इसको अपने पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या क्या डिसाइड होता है वो देखो। तो सबसे पहले आता है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, के फर्म का नेम क्या होने वाला है और एड्रेस क्या होने वाला है वो डिसाइड होता है। देखो हेड पॉइंट वो मेन रहते हैं, तुम लोग अगर यही भूल जा रहे हो फिर अंदर क्या लिखोगे, इसलिए अंदर का याद रखना जरूरी नहीं, वो समझा ही जाता है। नेक्स्ट, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, के कौन कौन से पार्टनर, उनके नेम और हर एक पार्टनर का एड्रेस वो लिखा जाता है। नेक्स्ट, टाइप और नेचर, किस चीज़ का बिजनेस का क्या है वो भी लिखा जाता है। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर, कि कौन से पार्टनर को कितनी कैपिटल की अमाउंट लेके आनी है वो भी पार्टनरशिप डीड में पहले से डिसाइड होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, तो कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट पार्टनर को रिसीव होएगा ना वो लिखा जाता है। फिर ड्राइंग की अमाउंट लिखी जाती है कि कोई पार्टनर कितना ही ड्राइंग कर सकता है, उसकी अमाउंट लिमिटेड कितनी रखनी है वो पार्टनरशिप डीड में पहले से डिसाइड होता है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट कोई करेगा, सॉरी कोई ड्राइंग करेगा तो इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी चार्जेबल करनी है वो भी अंदर डिसाइड कर रहता है। टुक में शॉर्ट में देखने जाए ना तो ये सारे रहता है पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है कि ऐसा ऐसा आगे जाके होने वाला है, जिससे क्या होता है पता है, कोई आगे जाके कोई क्वेरल कोई झगड़े नहीं होंगे, डिस्प्यूट कोई खड़ा ही नहीं होता उससे, फिर इसका सॉल्यूशन यहाँ से नक्की करा जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि आगे जाके सब इक्वल में बांटने वाले प्रॉफिट को या फिर कैपिटल के रेशियो में बांटने वाले, वो इसमें डिसाइड रहता है। एम्प्लॉय को सैलरी कितनी देनी है, नया पार्टनर आएगा उसको गुडविल की अमाउंट कितनी देनी है। फिर अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म, के फर्म का पीरियड जनरली तो ये 1 ईयर का ही होता है, पर कभी कभी हाफ ईयरली मतलब 6 महीने के लिए भी फर्म चला सकते हैं। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग फर्म्स अकाउंट, ये फर्म के अकाउंट्स हैं वो कौन से मेथड से रखने हैं वो। फिर ऑडिटिंग कब करनी है, पीरियड कौन सा है वो। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि सब बुक अकाउंट एक बार हो गए लिखा गए, फिर बैलेंस शीट भी तैयार हो गई, बाद में चेक तो करा जाता है ना कि अकाउंट सही है या फिर गड़बड़ घोटाला तो नहीं करा है। तो जो बाहर के पर्सन आते हैं ना उसको ऑडिटर बोलते हैं, और ये प्रोसेस इसको ऑडिटिंग बोलते हैं। सिंपली ऑडिटिंग किसको बोलते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार हो गए, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, बहुत सारे लेजर पोस्टिंग की बुक्स, सब कुछ, फिर बाद में चेक तो करना पड़ता है ना, अंदर का नहीं, कोई बाहर का पर्सन आता है इसको ऑडिटर बोलते हैं, प्रोसेस को ऑडिटिंग बोलते हैं। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, के पार्टनरशिप कौन से डेट से चालू हो रही है, जनरली वो 1/4 से चालू होती है 1 साल तक के लिए। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप ऊपर आया था, वैसे जनरली 1 साल के लिए होती है, पर कभी भी हाफ ईयरली भी हो सकती है। यूज़ ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्स मैरी, कि कभी कोई डिस्प्यूट के अंदर कौन सा डिसीजन तुम फॉलो करो, गार्नर का फिर मैरी का, वो इधर ही पहले से डिसाइड रहता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। बैंक अकाउंट्स किसके नाम पे खोलाना है, फर्म्स के नाम पे या फिर पार्टनर के नाम पे, और किसके नाम पे चेकबुक इश्यू होने वाले, किसी सिग्नेचर लगेगी, ये सब कुछ बैंक की डिटेल्स रहती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से डिसाइड होती है। फिर रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि कोई अगर नया पार्टनर आएगा उस टाइम पे कौन से रूल्स अप्लाई करे जाएंगे उसके एडमिशन के लिए, वो भी अंदर लिखा रहता है। नेक्स्ट, रूल्स टू बी फॉलो वाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे अकाउंट्स को कैसे सेटल करा जाएगा वो भी लिखा रहता है। और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कि आगे जाके अगर बाई चांस कोई डिस्प्यूट होते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ये पार्टनरशिप डीड के हिसाब से लिया जाता है। चलो इतने थियोरी थी जो समझने के लिए थोड़ी ज़रूरी होती है, हेड पॉइंट तुमको याद करना वो ज़रूरी रहता है, बाकी अंदर तो आराम से तुम बना के लिख सकते हो। चलो अब एकदम मोस्ट टाइम पे चीज़ बोल सकते हैं ना वो यही है। देखो
तुमको समझना बहुत ज़रूरी होगा तो ही सम में समझ पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। सबसे पहला रूल पार्टनरशिप के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर तुमको सम के अंदर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं ना तो हमेशा 1:1:1 लिया जाएगा। नहीं तो उन लोग पहले से ही बोल देते हैं कि 2:1:2 में बांटना है या फिर कैपिटल के प्रपोर्शन में बांटना है। और अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दें तो उसको हमेशा इक्वल प्रपोर्शन में बांटा जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर टू फर्म। देखो ऐसा होता है, समझ लो अपनी फर्म है और यहाँ पे A, B, C 3 पार्टनर हैं। बाई चांस ए 1 लाख रुपये फर्म को दे रहा है ना तो ए का हक बनता है 1 साल के 6% मतलब 6,000 रुपये वो फर्म से ले सकता है। किस चीज़ के? इंटरेस्ट के। कुछ भी नहीं बोले तो लोन अगर पार्टनर एक फर्म को देता है, अपने बिजनेस को देता है, तो ए का हक बनेगा कि वो 6% इंटरेस्ट इशू करेगा। नेक्स्ट फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो 8वीं क्लास से सीख क्या है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, I=P/N के अपॉन में 100। इसमें P का मतलब क्या होता है कि जितने भी अमाउंट लेके जा रहा है, जैसे कि 500 रुपया लेके जा रहा है, वो रेट कितने परसेंट है, जैसे कि 10% रेट है, वो रेट को R बोलते हैं। और N किसको बोलते हैं बहुत ज़रूरी है। देखो N का तो 78 के डिवाइड में 12 होता है या फिर 66 के डिवाइड में 12 होता है। जब अपने को ऐसा बोले ना कि बिगिनिंग में कर रहा है, मतलब मंथ की स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा है, तो 78 की डिवाइड में 12 आता है। और अगर एट द एंड ऑफ मंथ बोले ना, एंड में, तो उस टाइम पे एन कितना लिया जाएगा, 66 की डिवाइड में 12 लिया जाएगा। याद रखना है। समझ लो एंड में कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, अगर इसको गिनना रहे तो कैसे गिनेंगे, पी कितना लिया आपने ने 500, आर कितना रेट है 10%, और ए कितना है 66, और जो भी अपना आंसर आएगा इसको अपने बोलेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऐसी होगी। पहले तो अपना फॉर्मूला क्या आएगा, I=P/N के अपॉन में 100 आएगा, जिसमें P क्या है तो अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग, फिर R क्या है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, N 78 की डिवाइड में 12 कब लेना है, व्हेन पार्टनर ड्राइंग्स बिगिनिंग ऑफ मंथ, स्टार्टिंग में ही करे तब लिखा रहता है क्वेश्चन के अंदर। और अगर एट द एंड ऑफ मंथ कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो उस टाइम एन की वैल्यू कितनी आएगी, 66 की डिवाइड में 12 आएगी। चलो नेक्स्ट, अब आता है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। अब सीधी सी बात बता रहा हूँ, एक देखो, अगर कोई पर्सन है उसने बहुत अच्छा काम करा और 1 लाख रुपए का माल बेचवा दिया, सेठ ने ऐसा बोला इसको अब चलो 5% इसको कमीशन दे दो। तुम लोग क्या करोगे, ये जो प्रॉफिट हुआ और उसके 5% कर दिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5,000 रुपये आ जाएगा। सिंपली यही करा ना कमीशन निकालने के लिए, क्या करा कि जो प्रॉफिट था कितने परसेंट बोले थे उसके डिवाइड में 100 कर दिए। प्रॉफिट कितना था 1 लाख का, कितने परसेंट 5 डिवाइड में 100, ये कैंसिल, कितना आ गया 5,000। बस ये चीज़ को बोलते हैं कमीशन। अब दो चीज़ें समझो तुम लोग। देखो कभी कभी अपने को प्रॉफिट दिया रहता है और कभी कभी अपने को प्रॉफिट नहीं दिया रहता है, उस टाइम पे अपने को फाइंड करना पड़ता है। तो जब प्रॉफिट अपने को खुद फाइंड करने पड़ रहा है ना, तब फॉर्मूला यही लगता है, क्या लगता है कि कमीशन इज इक्वल टू जो प्रॉफिट रहता है, प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड में आ जाएगा 100, बस ख़त्म। और जब आप पहले से ही प्रॉफिट गिवन रहता है उस टाइम फॉर्मूला क्या आता है, तो कमीशन ऐसे गिना जाएगा। देखो पहले लिखेंगे अपने प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, जितने परसेंट बोले, और नीचे 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन करेंगे। मतलब समझ लो यही सब में अगर अपने को 1 लाख नहीं दिया रहता है और अपने ढूंढ के लेके आते, फाइंड करके लेके आते, तो कमीशन कैसे गिनते, ऐसे गिनते, पहले 1 लाख ढूंढ के लेके आया, लिख दिया यहाँ पे, फिर कितने परसेंट बोला था 5, यहाँ पे अगर अपने को फाइंड करने पड़ता है ना, ये वाला केस की बात कर रहा हूँ मैं, 21 सेकेंड, ये सॉरी ये वाले केस की बात कर रहा हूँ। देखो और यहाँ पे नीचे आएगा 5 प्लस हो जाएगा, तो 1 लाख इंटू 5 के डिवाइड में 105। देखो कंडीशन क्या याद रख रहे हो, जब अपने को प्रॉफिट फाइंड करके लेके आने पड़ता है ना, फाइंड करके, तो अपने डायरेक्ट ये रखेंगे, और जब डायरेक्टली गिवन दिया रहता है ना तो अपने यूज़ कर। शायद बोलने में को तकलीफ प्रॉब्लम हो गई, मैं कंफर्म करवा दे रहा हूँ एक बार
जब अपने को पहले से ही प्रॉफिट दिया रहता है तैयार, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए नीचे क्या करेंगे, +5 करेंगे। और अगर अपने को मेहनत करनी पड़ती है उस टाइम पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स मिलता है। डायरेक्ट क्या करने का, फाइंड करके लेके आओ प्रॉफिट। उस टाइम पे प्रॉफिट इनटू जितने परसेंट बोलते हैं उतने परसेंट कर देने का, बस सिंपली। याद रखना, प्रॉफिट दिया रहेगा तो प्लस होगा, प्रॉफिट फाइंड करने पड़ेगा अपने को तो प्लस नहीं होगा। ये रहा। इसमें भी थोड़े करेक्शन कर लेते। देखो क्या बोला है, व्हेन प्रॉफिट इज डायरेक्टली गिवन, तो ये वाला फॉर्मूला आता है, प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड में 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। और यहाँ पे जब अपने को वी हैव टू फाइंड ए प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट फाइंड करने पड़ता है उस टाइम पे डायरेक्ट अपने यही लगा देने का, प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, नीचे प्लस नहीं होएगा। कब, जब अपने को फाइंड करने पड़ेगा तब। और इंटरेस्ट ऑलवेज पेबल, कभी भी इंटरेस्ट है ना ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही पे करा जाता है। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो फॉर्मूला क्या है, तो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें ड्राइंग को प्लस कर देंगे और जो नेट प्रॉफिट है उसको माइनस कर देंगे, तो अपने को ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। इतने थे रूल्स। अब थोड़े अकाउंट देख लेते हैं। देखो अभी तक क्या करा अपने ने, 11th के अंदर मैंने तुम लोग को अभी बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बनता था और बैलेंस शीट बनती थी, इसका यूज़ कैसे करा जाता था। और अब मैंने एग्जांपल में बता ही दिया है, ये रहा। अब 12th में क्या करना हो, देखो तो 12th में तुम्हारे 5 अकाउंट बनेंगे। अगर इसको ज्वाइंट गिन ना तो 4 बनेंगे टोटल। एक ट्रेडिंग P&L, एक P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बैलेंस शीट, जिसमें ये 2 है ना वो न्यू न्यू है। देखो सुनो, ये 3 तो एकदम तुम लोग क्लियर आता है, एकदम क्लियर आता है, पर ये 2 में क्या सीखना है ना वो बराबर समझना। देखो होता क्या है, अब दो या उससे ज़्यादा पर्सन मिलके काम करने वाले हैं, तो सीधी सी बात है, हर एक पर्सन कितना कैपिटल लेके आ रहा है, किसको कितना कमीशन मिल रहा है, वो सबकी एंट्री अलग से बताई जाएगी ना। इसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनते हैं। सिर्फ एक एंट्री समझो पहले, जैसे कि पहले ये देखो, ऑल द ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड विथ पार्टनर्स, के पार्टनर्स से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होता है आर रिकॉर्डेड हियर टू न्यू अकाउंट्स। ये जो नए 2 अकाउंट सीख रहे हैं ना उसमें लिखा जाएगा कौन से ट्रांजेक्शन तुमने अभी तक नहीं देखे ना, वो वाले ट्रांजेक्शन, मतलब कौन से वाले, जो पार्टनर को कुछ भी मिल रहा है या पार्टनर को पे करने पड़ रहा है तो उसकी एंट्री यहाँ पे करी जाती है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि ₹50,000 ऑफ पार्टनर ए कमीशन, कि ए को कमीशन देना है कितना, 50,000, और 2,000 ऑफ सैलरी ऑफ बी पार्टनर इज पेबल, और बी को सैलरी के 2,000 रुपये देने। अब अपने क्या करेंगे, देखो सुनो, एप्रोप्रिएशन फर्म के लिए, फर्म के बिहाफ में बनाया जाता है, जबकि पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। पहले इसकी लिए एंट्री समझते हैं। जैसे कि इधर सुनो, पहले पार्टनर को कुछ भी रिसीव होएगा ना, वो यहाँ पे आएगा किस साइड, क्रेडिट साइड आएगा। और अगर पार्टनर को कुछ भी लॉस ऐसा कुछ भी होएगा ना तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा। याद रखना मेरी बात। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आता है कैपिटल के अंदर, पार्टनर के जो भी जितने लोग स्टार्टिंग में लेके आते हैं धंधा चलाने के लिए। दूसरे पे आएगा, जैसे कि ये रहा एग्जांपल, कमीशन के कितने देने थे, तो कमीशन ए को देना था तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कमीशन, कितने देने थे, 50,000। ये रहे। अब सुनो, हमेशा क्रॉस एंट्री होती है ट्रांजेक्शन, कैसे, ऐसे जो ए को मिल रहा है ना वो ए के लिए फ़ायदा है, पर फर्म के लिए वही एक्सपेंस बन जाता है, कितना, 50,000। दूसरा, बी को कितना देना है, 2,000 सैलरी। अब ए में नहीं आएगा, किस में आएगा, बी में आएगा सैलरी वापस से। जो पार्टनर्स को फ़ायदा है वो फर्म को नुकसान है, क्योंकि पे फर्म को करने पड़ता है, इसके लिए यहाँ पे 2,000 आएगा। अब से याद रख लो, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर आता क्या है, कोई भी एक्सपेंस जो पार्टनर से रिलेटेड रहता है वो किसके अंदर आता है, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर डेबिट साइड आएगा, याद रखना। और उसी क्रॉस एंट्री कहाँ जाएगी, तो पार्टनर को मिल जाएगी, और पार्टनर को कुछ भी मिलता है ना तो क्रेडिट साइड आता है। वैसे ही कभी भी अगर जैसे कि ए ने ड्राइंग करा, ठीक, समझ लो दोनों का ड्राइंग दिया हुआ है, इसका 10,000 है, इसका 5,000 है, और 10% इंटरेस्ट बोला ड्राइंग के ऊपर। ड्राइंग किसको बोलते पता है ना, कि अगर कोई पार्टनर धंधे में रख के पैसे ले जाए उसको बोलते ड्राइंग बोलते हैं। ए 10,000 ले गया, बी 5,000 ले गया।
अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से बोला था कितना था, 10% था, तो इसको कितना देने पड़ेगा आगे जाके 1000, और इसको कितना देने पड़ेगा 500 देने पड़ेगा 10% के हिसाब से। अब ये तो इन लोगों के लिए लॉस है, पर ये मिलेगा किसको, फर्म से लेके गए ना, तो फर्म को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपने इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, ए कितना देगा 1000, बी कितना देगा 500, ऐसे करके जो 1500 रुपये हैं वो फ़ायदा है। याद रखो कोई भी जो रेवेन्यू जो पार्टनर के वजह से मिलती है ना, इसको अपने P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर क्रेडिट साइड करेंगे। शॉर्ट में तुम लोग को मीनिंग पता चल गया होगा कि क्यों बनाने पड़ रहा है। पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एंट्री देनी रहती है तो इसके लिए एक P&L एप्रोप्रिएशन और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। अब इसका प्रोफॉर्मा देख लो कैसे आता है, देख लो ये रहा सैम्पल ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ऊपर हेडिंग ऐसी दी जाती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप ऑफ A एंड B एज ईयर एंडिंग ऑन, जितना जैसे कि 31/3/2026 बोले तो वो जून सा भी दिया रहेगा, क्वेश्चन में लिखा जाएगा। देखो नेक्स्ट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट लिखा जाएगा। अगर नेट प्रॉफिट है ना तो इधर लिखा जाएगा, और लॉस है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। अब मैं तुम लोगों को क्या क्या बोला वो देखो पहले। कोई भी एक्सपेंस जो पार्टनर से रिलेटेड होता है वो फर्म के लिए नुकसान है, एक्सपेंस यहाँ पे आएगा। जैसे कि कोई पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, जैसे कि ए 50,000 लेके आया और बी 1,00,000 रुपये लेके आया, और ऐसा बोला था 10% कमीशन के देने हैं, इंटरेस्ट के देने हैं कैपिटल पे, तो इसके कितने आएंगे 5,000, और इससे कितने आएंगे 10,000 रुपये आएंगे। तो इसकी क्रॉस एंट्री कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। कितने इंटरेस्ट, इसको 10,000 देने हैं, सॉरी इसको 5,000 देने हैं, और इसको बी को 10,000 रुपये देने हैं। दूसरा समझ लो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, बाद में आएगा, मैं तुमको करंट अकाउंट की बात बाद में बताऊंगा, वो भी आएगा। नेक्स्ट टू सैलरी टू पार्टनर, समझ लो कोई पार्टनर जैसे कि ए है, उसको 8,000 सैलरी के देने हैं, तो इसके लिए तो नुकसान है, पर ए को मिलेगा ना, तो ए में सैलरी के अंदर कहाँ आएगा, इधर आएगा। बी को सैलरी नहीं मिल रही, चलो जैसे कि बोनस टू पार्टनर, समझ लो बी को 13,000 रुपये बोनस के मिल रहे हैं, तो वापस पार्टनर को कुछ भी मिलता है ना, तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आता है, जैसे कि 13,000 रुपये बी को मिल गए। नेक्स्ट कमीशन के समझ लो आप बी को देने हैं 7,000, तो वापस बी को मिलने वाले हैं 7,000, कमीशन ए को नहीं मिल रहे हैं। चलो ऐसे ही कर करके बाई चांस अगर ऐसा रहता है, देखो कि ये 20,000 और ये 10,000 ड्राइंग करके पैसे लेके चले गए, और ड्राइंग पे इंटरेस्ट था 5%, तो इसका 5% कितना होएगा 1,000, और इसका 5% कितना होएगा 500 रुपया होएगा। चलो क्रॉस एंट्री जाएगी, क्योंकि ड्राइंग का मतलब क्या होता है, कोई पार्टनर धंधे में से गले में से पैसे लेके जा रहा है, तो इसमें इंटरेस्ट पार्टनर को पे करने पड़ेगा, मिलेगा किसको, फर्म को मिलेगा। और फर्म के लिए कुछ भी फ़ायदा रहता है ना, कोई भी रेवेन्यू यहाँ पे लिखी जाती है, और कोई भी एक्सपेंस यहाँ पे लिखा जाता है। कौन सा एक्सपेंस कौन से रेवेन्यू जो सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड होते हैं ना, उसकी बात चल रही है। तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट इसका 1,000 और इसका 500 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। समझ लो पहले से ही नेट अपना 1,00,000 का नेट प्रॉफिट था इस हिसाब से। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ये भी तुमको बाद में बताऊंगा, अभी थोड़े टाइम में आने ही वाला है। और अगर बाई चांस लॉस रहती है ना तो यहाँ पे बढ़ती है, और अगर प्रॉफिट रहता है ना तो यहाँ पे बढ़ता है। देखो स्टेप कैसे रहते हैं, यहाँ पे आता है अपना ग्रॉस प्रॉफिट आता है, जीपी आता है, उसको कहाँ लेके जाते हैं अपने यहाँ पे लेके जाते हैं जीपी। फिर यहाँ पे क्या आता है एनपी आता है, एनपी को डायरेक्ट कहाँ लेके जाते थे अपने बैलेंस शीट में, और अब क्या करेंगे एनपी को अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर लेके आएंगे। फिर यहाँ से जो भी प्रॉफिट बाई चांस मिलेगा वो प्रॉफिट को क्या बोलेंगे डिविजिबल, मतलब वो सब जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच बढ़ जाएगा। क्या तक चला, तो ट्रेडिंग के अंदर जीपी आता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो आगे जाता है उसको अपने नेट प्रॉफिट बोलते हैं। फिर वापस एप्रोप्रिएशन में जाता है ना, उसको डिविजिबल बोलते हैं, मतलब आप पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा। अभी सिर्फ बना के लिख रहा हूँ, जैसे कि अभी इधर 50,000 और इधर भी 50,000, ऐसे प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, एक पार्टनर को मिल जाएगा इधर, यही 50 इसको मिल जाएगा और ये 50 इसको मिल जाएगा। और यहाँ पे अपने टोटल करेंगे, इधर का जितना भी टोटल आएगा उसको अपने यहाँ पे लिखेंगे, जो भी अमाउंट आएगा, जैसे कि 20,000 आई अपने और यहाँ पे 30,000 आई, तो उसको कहाँ लिखेंगे कैपिटल के अंदर लिखेंगे। अब
यहाँ पे कैपिटल 2 जन की होगी, ए की और बी की। जैसे कि यहाँ पे 30,000 है और यहाँ पे 20,000 है। ऐसे अकाउंट्स बनते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो प्रोफॉर्मा था उसको याद रखो, सम करोगे कराऊंगा तो बहुत इजी पड़ेगा तुम लोगों को। खाली वीडियो ध्यान से एकदम शांति से देखना पहले। नेक्स्ट अब देखो, तो कैपिटल अकाउंट है ना, वो रखने की 2 मेथड है। लास्ट 3-4 मिनट का पार्ट रह गया है। देखो, मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, एक आता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक आता है फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट। जो अभी अपने देखा ना, इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है। क्यों? देखो, पार्टनर ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 50,000। बी की कितनी थी? 1,00,000। और जब ये लोग लेके गए क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पे कितना बचा? 20,000। और यहाँ पे कितना बचा? 30,000। ये तो फ्लक्चुएट हो गई ना, चेंज हो गई ना। तो ये जो प्रोसेस करी, इसमें अपने ने करा क्या? तो इसके अंदर अपने ने देखो, फ्लक्चुएशन के अंदर करा क्या? पार्टनर के कैपिटल के अकाउंट जो भी एंट्री थी ना, सब दे दी। जैसे कि कमीशन मिला, बोनस मिला, फिर सैलरी, इंटरेस्ट कैपिटल पे, ये सब कुछ अपने ने इसकी एंट्री कहाँ पे दी? कैपिटल अकाउंट के अंदर दी। दिख रही है? तो सैलरी, बोनस, कमीशन, सब की एंट्री अपने ने कहाँ दी? कैपिटल अकाउंट के अंदर ही दी है। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट की मेथड बोलते हैं। ये देखो लिखी भी हुई है, फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट। अब होता क्या पता है? एक मेथड आती है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। जब तुम लोग को करंट अकाउंट बनाना रहता है ना, तब ये मेथड का यूज़ करा जाता है। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। देखो, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट होते हैं, इसमें सिर्फ है ना पार्टनर की कैपिटल लिख दी जाती है। जैसे कि 1,00,000 है और इसकी 50,000 है। और कोई भी एंट्री होती है ना, देखो कौन सी? सिर्फ ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल का होता है 1,00,000 और इससे जैसे कि 50,000 है, उसके सिवाय कोई भी एंट्री रहती है वो सब कहाँ जाएगी? करंट अकाउंट में। जैसे कि करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इसका इंटरेस्ट जैसे कि 1,00,000 पे 1,000, उस पर 5,000 रुपये 500 भी लिखा जाएगा। कमीशन समझ लो ए को 8,000 मिल रहा है, बोनस बी को 5,000 मिल रहा है, सैलरी बी को 5,000 मिल रही है। कोई भी एंट्री रहती है ना, किसको छोड़ के? कैपिटल की पहली एंट्री छोड़ के, वो सब कहाँ लिखी जाती है? करंट अकाउंट में लिखी जाती है। याद रखना। पर करंट अकाउंट के पहली लाइन में क्या लिखा जाता है? करंट अकाउंट के पहली लाइन में ओपनिंग बैलेंस लिखा रहता है। वो तुमको बैलेंस शीट के अंदर दिया रहता है कि डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है, अलग अलग भी हो सकता है। इसे मैंने दोनों साइड लिखा हुआ है। जबकि कैपिटल है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आता है। देखो, फिर यहाँ पे पूरी एंट्री तो सारी अपने ने यहाँ पे दे दी है। जब क्लोज करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 1,00,000। इधर कितना आएगा? 50,000। वही यहाँ पे 1,00,000 आएगा और यहाँ पे 50,000 आएगा। वही अब लेके जाएंगे आगे जाके कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ पे 1,00,000 और यहाँ पे 50,000, इसको ही बोलेंगे अपने क्लोजिंग बैलेंस। जो ओपनिंग बैलेंस था 1,50,000, वही क्या हो गया? 1,50,000 क्लोजिंग बैलेंस बन गया। क्योंकि सारी एंट्री थी वो सब कहाँ दे रहे हैं? अपने करंट अकाउंट में दे रहे हैं। बस इसको बोलते हैं अपने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल की अमाउंट कैसी होती है? एकदम फिक्स होती है। और फिर आगे जाके जो भी टोटल आएगा, अगर इधर इधर आया ना, ए का समझ लो यहाँ पे आया 50,000 और बी का सामने आया 30,000, तो अपने जो बैलेंस शीट बनाते हैं, देखो अपनी बैलेंस शीट है समझ लो, जब लाइबिलिटी आएगी यहाँ पे असेट्स आएगी। समझ लो ए का यहाँ पे आया ना 50,000 डिफरेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे एस करंट अकाउंट 50,000 और बी का सामने आया है तो सामने लिखें 20 करंट अकाउंट 30,000। और कैपिटल की एंट्री तो वहाँ पे जैसे देते थे वैसे ही देंगे। कैपिटल ए की और बी की, ए की कितनी थी? 1,00,000, बी की कितनी थी? 50,000, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी? 1,50,000। ये ना थियरी थी। अगर आप तुरंत सम देखोगे ना, बहुत अच्छे समझ पड़ेगी। देखो थियरी में जो पर्सन ध्यान देता है ना, उसको ही सम बराबर से आते हैं। कोई इंसान को कभी मैथ्स और अकाउंट या स्टेट कब नहीं आता है? जब उसने ना थियरी में ध्यान नहीं दिया होता। एक बार वापस से समझ लो, क्योंकि जो पहली बार वस्तु समझ रहे हो नहीं भी समझ पड़ सकती है। तो टोटल इतना लॉजिक के साथ आप पूरे अकाउंट का आगे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सम लेके आऊँगा।